नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है सिविल साइंस एकेडमी पे। साथियों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक स्पेशल सीरीज। इस सीरीज में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे राजस्थान के भूगोल के बारे में। साथियों, ये सीरीज जो है अपनी, ये RAS, CET और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से लागू है। इसके अलावा RPSC और RSM SSB द्वारा लिए जाने वाले जितने भी एग्जाम हैं, उन सभी में ये आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इस सीरीज में साथियों हम जब सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो राजस्थान का सामान्य परिचय टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके बारे में 2-3 वीडियो बन सकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। इस सीरीज को शुरू करते हैं। चलिए, तो साथियों जो ये हमारा टॉपिक है, सबसे पहला राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। इस टॉपिक में हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। जो पहला हमारा बिंदु होगा वो होगा नामकरण। दूसरा हमारा बिंदु होगा वो होगा राजस्थान की अवस्थिति। तीसरा जो बिंदु होगा वो होगा राजस्थान का विस्तार, कि राजस्थान का एक्सटेंशन कहां से कहां तक है। चौथा जो हमारा बिंदु होगा वो होगा राजस्थान का क्षेत्रफल। पांचवा जो हमारा बिंदु होगा वो होगा राजस्थान की आकृति। छठा जो बिंदु होगा वो होगा कर्क रेखा, राजस्थान में कर्क रेखा की स्थिति क्या है। और जो अंतिम सातवां बिंदु होगा वो होगा राजस्थान की सीमाएं। इस तरह से राजस्थान का सामान्य परिचय का जो टॉपिक है, इसमें हम इन 7 बिंदुओं पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम देखते हैं सबसे पहला हमारा जो बिंदु है वो है राजस्थान का नामकरण। तो साथियों, राजस्थान का जो नामकरण है, इस नामकरण में मुख्य रूप से हम 4 नामों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो नामकरण है, पहला जो नाम है वो है ब्रह्मवर्त। दूसरा जो नाम है वो है मरुकांतर। तीसरा जो नाम है वो है राजपुताना। और जो चौथा नाम है वो है राजस्थान। इन चारों नामों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखो ब्रह्मवर्त। तो साथियों, जो ब्रह्मवर्त है, ऋग्वेद में जो प्राचीन सरस्वती नदी थी, ऋग्वैदिक कालीन सरस्वती नदी है, इसके अपवाह क्षेत्र को ड्रेनेज एरिया को ब्रह्मवर्त कहा गया है। और आपको पता है कि जो राजस्थान है, इससे प्राचीन सरस्वती नदी गुजरती थी, जिसको आजकल हम घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखो आप, जो भारत है, यहाँ हिमालय में हिमाचल प्रदेश से कालका पहाड़ी से घग्गर नदी निकलती है, जिसको प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। और ये राजस्थान में बहती हुई पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। इसे सरस्वती नदी के अपवाह क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। और ये राजस्थान से गुजरती थी, इसलिए राजस्थान को भी क्या कहते थे? ब्रह्मवर्त कहते थे। अब दूसरा हम जो देखते हैं वो देखते हैं मरुकांतर। तो साथियों, आपने सुना होगा कि रामायण में जो महर्षि वाल्मीकि हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की, इन्होंने रामायण में इस प्रदेश को मरुकांतर कहा। अब आप इधर देखिए कि भारत में इधर जो अरावली श्रेणी है और इधर जो सिंधु का मैदान है, सिंधु नदी का जो मैदान है, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, इसके बीच में ये पूरा का पूरा मरुस्थलीय प्रदेश है। इसी मरुस्थलीय प्रदेश के कारण इस क्षेत्र को मरुकांतर कहा गया। अब हमने 2 चीजों के बारे में देख लिया कि एक तो ब्रह्मवर्त नाम और एक मरुकांतर। अब हम डिस्कस करते हैं राजपूताना नाम पे। तो जो राजपूताना नाम है, इसके बारे में आप देखो। सबसे पहले सल्तनत काल एवं मुगल काल, इन दोनों काल में क्या हुआ? सल्तनत काल और मुगल काल में जो अरबी फारसी इतिहासकार थे,
इतिहासकार, इन्होंने क्या किया, जो राजपूत हैं, जो इस क्षेत्र में राजपूत जाति शासन करती थी, राजपूत जाति जो निवास करती थी, इन राजपूत को बहुवचन में राजपूता कहा। क्या कहा? राजपूता। बहुवचन में बोलते थे, ये बहुवचन में लिखते थे, और ये राजपूत को क्या कहा? राजपूता। यहां तक बात चल रही थी सल्तनत काल और मुगल काल में। फिर आ जाता है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल। अब इस ब्रिटिश काल में क्या हुआ? सबसे पहले सन 1800 की बात है। जॉर्ज थॉमस नाम के एक व्यक्ति हुए। इन्होंने सबसे पहले राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। अभी जॉर्ज थॉमस कौन है, इन्होंने कैसे प्रयोग किया, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक ब्रीफ बता रहा हूं कि सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने इस प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। अब ये प्रयोग साथियों कहीं लिखा हुआ नहीं है कि राजपूताना का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया। ये उन्होंने एक तरह से व्यवहारिक रूप से किया है, सैद्धांतिक और प्रमाणिक रूप से नहीं किया है। अब दूसरा हम देखते हैं 1805 में विलियम फ्रैंकलिन नाम के एक व्यक्ति थे, विलियम फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया, इस प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए सैद्धांतिक और प्रमाणिक और लिखित रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। अब इन दोनों के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले देखो आप, हम बात कर रहे थे ब्रिटिश काल की, ब्रिटिश काल की, और ब्रिटिश काल में सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में इस प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। अबे जॉर्ज थॉमस है कौन? तो सबसे पहले देखो कि 1756 में जॉर्ज थॉमस का जन्म हुआ, और जन्म कहाँ हुआ? ये हुआ रोसेरा। ये रोसेरा कहाँ है? ये है टिपेरेरी में। इसको तिपेरेरी या टिपेरेरी कहते हैं, और टिपेरेरी एक कस्बा है, एक शहर है, ये है आयरलैंड में, आयरलैंड। तो आयरलैंड के टिपेरेरी के रोसेरा नामक स्थान पे जॉर्ज थॉमस का जन्म हुआ 1756 में। अब आगे क्या है, ये आए भारत, और 1782 में ब्रिटिश नेवी में शामिल हो गए, ब्रिटिश नेवी में शामिल हो गए मद्रास में। 1782 में ये भारत में ब्रिटिश नेवी में शामिल हो गए, कहां पे? मद्रास में। अब इसके बाद क्या हुआ, 87 में एक बेगम समरू हुई, बेगम समरू। ये बेगम समरू जो है ये सरधना की थी, सरधना। और सरधना मेरठ के पास है, दिल्ली के उत्तर में, उत्तर प्रदेश जो है वहां मेरठ के पास एक छोटा कस्बा है सरधना, वहां पर एक बेगम समरू थी। ये बेगम समरू है, ये थी एक मुस्लिम महिला, और इन्होंने एक ईसाई से शादी की जो ब्रिटिशर्स था, जिसका नाम था वाल्टर रेनहार्ट, वाल्टर रेनहार्ट। अब इन्होंने क्या किया, वाल्टर रेनहार्ट से शादी करने के बाद अपना नाम चेंज कर लिया, और जोहन्ना नोबिलिस इन्होंने अपना नाम कर लिया, और वहां इन्होंने एक चर्च भी बनाया, बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ क्रेसेस। ठीक है, ये एक चर्च था। वो फालतू की बातें हैं, इतना ध्यान मत दो आप सिर्फ इतना समझो कि बेगम समरू है, ये सरदना मेरठ की थी, और इनके पास एक पिंडारी ग्रुप था, पिंडारी समूह था, जो लड़ाकों का या योद्धाओं का समूह था। इस समूह का सरदार था अपना कौन? जॉर्ज थॉमस। ये यहाँ पर 1787 में इन्होंने यहाँ काम किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1793 से और 1797 तक अप्पा खांडे राव, अप्पा खांडे राव, अप्पा खांडे राव है, ये ग्वालियर के जो सिंधिया शासक थे, सिंधिया वंश के जो शासक थे, महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया,
इनके यहाँ ये काम करते थे। अप्पा खांडेराव एक कमांडर थे, ब्रिटिश मराठा कमांडर थे। सिंधिया जो मराठाओं की शाखा है उसके कमांडर थे अप्पा खांडेराव। इन अप्पा खांडेराव के पास जॉर्ज थॉमस ने एक भाड़ाती सैनिक के रूप में काम किया, एक भाड़े के रूप में काम करने वाले सैनिक के रूप में काम किया, भाड़ाती सैनिक। ठीक है। अब ये क्या हुआ, जब ये मराठा राजस्थान पे आक्रमण करते थे तो जॉर्ज थॉमस भी उनके साथ आते थे। और इसी तरह से ये सबसे पहले राजस्थान में, उस समय राजस्थान नाम नहीं था, राजपुताना भी नहीं था, अलग अलग रियासतें थी। आपने सुना होगा राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। अब ये राजस्थान में जब आए उस समय तो शेखावाटी प्रदेश में आए। ठीक है। अब आगे क्या हुआ, 1797 में इन्होंने झज्जर, रोहतक और हिसार, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर एक राज्य स्थापित किया और इस राज्य की राजधानी बनाई हांसी को, हांसी। ठीक है। हांसी वर्तमान में हरियाणा में एक शहर है, हांसी। ठीक है। इतना आप जॉर्ज थॉमस के बारे में समझ गए होंगे। अब एक जॉर्ज थॉमस है, इसको कहा जाता है एक तो जहाजी राय, एक कहा जाता है, इसके उपनाम है जहाराय जंग। ठीक है। जहाजी साहिब भी कहते हैं इनको, जहाजी साहिब। एक कहते हैं हांसी का राजा, हांसी का राजा, हांसी का राजा। आपसे कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि हांसी का राजा किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जॉर्ज थॉमस को। ठीक है। एक कहा जाता है टिपेरेरी का राजा, टिपेरेरी का राजा, द किंग ऑफ टिपेरेरी। इतना आप समझ गए होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी डिटेल क्यों, इतनी डिटेल इसलिए है क्योंकि इधर आ जाओ, 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने, विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये पुस्तक लिखी। अब ये पुस्तक क्यों लिखी, तो ध्यान से सुनिए। जो विलियम फ्रैंकलिन थे, ये 1782 में 19वीं ब्रिटिश बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में शामिल हुए। विलियम फ्रैंकलिन 1782 में 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में क्या हो गए, शामिल। ये बंगाल आर्मी की एक रेजिमेंट थी, एक बटालियन थी, उसमें शामिल हो गए। इधर आप देखो कि 1782 में जॉर्ज थॉमस है, ये ब्रिटिश नेवी में मद्रास में शामिल होते हैं। यानी कि जॉर्ज थॉमस और विलियम फ्रैंकलिन ये दोनों के दोनों मित्र थे, ये दोनों ब्रिटिशर्स थे। ठीक है। अब हुआ क्या, अपने अंतिम समय में जॉर्ज थॉमस कहाँ गए, वो गए बहरामपुर, और बहरामपुर में 1802 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु। अब ये बहरामपुर है पश्चिमी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। अब यही ये जाके वेस्ट बंगाल में जब विलियम फ्रैंकलिन से मिलते हैं तो इन्होंने अपने जीवन के अनुभव इनसे शेयर किए। आगे चल के जब 1800 में इन्होंने ये सब बातें बताई किसको, विलियम फ्रैंकलिन को, और 1802 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन किताब लिखते हैं और इस किताब में उन्होंने जो जॉर्ज थॉमस ने जो जो बताया था उन सब बातों का उल्लेख किया। अब इस किताब का नाम आप थोड़ा हिंदी में देखो, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अब इसको हिंदी में कहते हैं श्रीमान जॉर्ज थॉमस की सैन्य यादें। मेमोयर्स शब्द है, ये मेमोरी से बना है और इसका तात्पर्य होता है यादें। तो जॉर्ज थॉमस ने अपने अनुभव, अपनी यादें जो भी शेयर की विलियम फ्रैंकलिन थे, उनसे उन्होंने क्या किया, उसको एक किताब का रूप दे दिया
और इस किताब में इन्होंने बताया कि 1805 में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग इस प्रदेश के लिए किया। अब क्या हुआ, 1825 में जो विलियम फ्रैंकलिन है, ये भागलपुर बिहार है, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव बन जाते हैं, प्रशासक बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सहारा था राजपूताना शब्द के बारे में कि राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया सन 1800 में, और इस बात का लिखित प्रमाण हमें मिलता है विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जिसका प्रकाशन कब हुआ, 1805 में। ठीक है, आगे हम देखते हैं राजस्थान शब्द। अभी जो राजस्थान शब्द है इस प्रदेश के लिए, इसमें सबसे पहले देखो आप बसंतगढ़ शिलालेख। अब ये बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में देखो, सबसे पहले तो पूछेगा कि ये कौन से सन का था। तो अगर विक्रमी संवत पूछे तो 682 विक्रमी संवत। अब विक्रमी संवत को अगर ईस्वी सन में बदलते हैं तो 57 घटा देते हैं, 625 ईस्वी सन। यानी बसंतगढ़ जो शिलालेख है ये 682 विक्रमी संवत या 625 ईस्वी सन का है। ये कहां से प्राप्त हुआ, तो ये खीमल माता मंदिर है, खीमल माता मंदिर, और ये खीमल माता है बसंतगढ़ में। बसंतगढ़ है सिरोही जिले में। ये जो खीमल माता है इसी को क्षेमकरी माता, क्षेमंकरी माता, जगन माता आदि कई नामों से जानते हैं। इसी को कष्ट निवारक माता भी कहा जाता है। यहाँ खीमल माता के मंदिर परिसर में बसंतगढ़ शिलालेख मिला, जो वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। इस शिलालेख में सबसे पहले देखो इसकी भाषा, इस शिलालेख की भाषा है वो थी संस्कृत। इसकी भाषा कौन सी है, संस्कृत। दूसरा देखो इस शिलालेख की लिपि कौन सी है, तो इसकी लिपि है कुटिल। ठीक है, तीसरी बात आती है इस शिलालेख की विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु, तो इसकी विषय वस्तु थी दास प्रथा। हमने 3-4 बातें सीख ली कि ये कब का है, कहां प्राप्त हुआ, भाषा कौन सी है, लिपि कौन सी है, और विषय वस्तु क्या है। अब यहां आता है कि कौन से शासक के काल का है, तो शासक है वर्मलात। अब ये जो वर्मलात है ये है चावड़ा वंश के शासक। ये कहाँ के शासक हैं, ये है अबुर्द देश के स्वामी। माउंट आबू और उसके आसपास का जो क्षेत्र था उसको कहा जाता था अबुर्द देश। ठीक है, अबुर्द देश। ठीक है, इसकी जो राजधानी थी वो थी साथियों भीनमाल। वर्तमान में जालौर में पड़ता है भीनमाल। तो भीनमाल क्या है, इसकी क्या थी, राजधानी थी। ये वर्मलात के बारे में डिटेल थी। इस शिलालेख में वर्मलात का एक सामंत है, उस सामंत का उल्लेख मिलता है और सामंत का नाम है राजिल एक सामंत है। इस सामंत का उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख से प्राप्त होता है। राजिल एवं उसके जो पिता सत्याश्रय, इसी सत्याश्रय को कहा जाता है वज्रभट्ट। यानी वर्मलात के जो सामंत है राजिल और उसके पिता सत्याश्रय या वज्रभट्ट, इनका भी इसमें उल्लेख मिलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि बसंतगढ़ शिलालेख के लेखक कौन है। तो साथियों जो इसके लेखक है द्विजन्मा। अब ये द्विजन्मा कौन है, उस समय का एक प्रसिद्ध विद्वान था दिवाकर, और दिवाकर का ये पुत्र था कौन, द्विजन्मा। ठीक है, अब एक प्रश्न और उठता है कि इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है। उत्कीर्णकर्ता, तो मैं यहां लिखता हूं उत्कीर्णकर्ता।
उत्कीर्ण करता है साथियों वो है नागमुंडी, नागमुंडी। अब यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी कि लेखक और उत्कीर्णकर्ता में क्या अंतर है। साथियों आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर एक नेम प्लेट होती है जो एक ग्रेनाइट या मार्बल के पत्थर पे लिखी होती है। आप उस नेम प्लेट को बनवाने के लिए कहीं जाते हो, किसी मिस्त्री के पास जाते हो कि भाई आप एक ऐसी नेम प्लेट बना दीजिए। अब आप क्या करते हो, उस पर क्या लिखना है ये आप कागज पे लिख के दोगे, तो उसके लेखक तो कौन हो गए आप, कि उसमें लिखना क्या है, उसका मैटर है, मटेरियल क्या है, वो आपने लिखा तो लेखक तो हो गए आप। अब वो मिस्त्री क्या करेगा, उसको छीनी और हथौड़ी से कुरेद कर लिखेगा, तो उसका उत्कीर्णकर्ता कौन हो गया, वो हो गया वो मिस्त्री। इसलिए इसी प्रकार इसका लेखक तो कौन है, द्विजन्मा, और उत्कीर्णकर्ता कौन है, वो है नागमुंडी। तो इतना हम समझ लिए कि राजस्थान का जो बसंतगढ़ शिलालेख है उसके बारे में। अब ये बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में इतनी डिटेल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसी शिलालेख के 13वें श्लोक में एक शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है राजस्थानीय द्वितीय शब्द। इसको कई जगह राजस्थानीय द्वितीय भी कहते हैं, लेकिन राजस्थानीय द्वितीय शब्द है। और इस राजस्थानीय द्वितीय शब्द जो है यही पहला शब्द है जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख होता है। इससे पहले राजस्थान शब्द का कोई भी उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता, यानी 682 विक्रमी संवत या 625 ईस्वी सन से पहले कहीं भी किसी भी टेक्स्ट में, किसी ग्रंथ में या किसी शिलालेख में, किसी स्तंभलेख में हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। तो अगर प्रश्न आता है कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है, तो बसंतगढ़ शिलालेख में। या बसंतगढ़ शिलालेख में कौन से शब्द का उल्लेख किया गया है, राजस्थानीय द्वितीय। ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं इससे आगे कि जो राजस्थान नाम है, राजस्थान नाम, इसके आगे की देखो। 1665 में मुहणोत नैनसी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था नैनशीरी ख्यात। अब ये नैनशीरी ख्यात है, इस ग्रंथ में इन्होंने राजस्थान शब्द का उल्लेख किया। इस ग्रंथ में क्या किया, राजस्थान शब्द का उल्लेख किया। केवल राजस्थान शब्द का उल्लेख किया है, ये राजस्थान शब्द इस प्रदेश के लिए उल्लेखित नहीं है, एक पॉलिटिकल एंटिटी या एक स्टेट यूनिट के रूप में उल्लेखित नहीं है, सिर्फ राजस्थान शब्द का उल्लेख किया है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं 1731 में एक कवि हुए, एक लेखक हुए वीरभान। इन्होंने क्या किया, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था राजरूपक। इस राजरूपक पुस्तक में भी इन्होंने क्या किया, राजस्थान शब्द का उल्लेख किया, लेकिन यहां भी इन्होंने प्रदेश के रूप में राजस्थान शब्द का उल्लेख नहीं किया। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं कर्नल जेम्स टोड। अब साथियों जो कर्नल जेम्स टोड है, सबसे पहले हम देखते हैं इनका कुछ जीवन परिचय। तो सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड का जन्म। तो साथियों जो कर्नल जेम्स टोड का जन्म है वो हुआ 20 मार्च 1782 को। 20 मार्च 1782। ये 1782 वही है जिस सन में जो जॉर्ज थॉमस है वो ब्रिटिश नेवी में शामिल हुए, और उसी सन में विलियम फ्रैंकलिन है वो 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो आर्मी है उसमें शामिल हुए। उस समय तो कर्नल जेम्स टोड का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब आपसे पूछा जाएगा कि जन्म स्थान कौन सा है, तो जन्म स्थान है इस्लिंगटन लंदन में स्थित है, और लंदन कहाँ है, इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है, जैसे जयपुर में कई है, जैसे मानसरोवर है, वैशाली नगर है, मालवीय नगर है, ऐसे ही लंदन में एक जगह है, उपनगर है जिसका नाम क्या है, इस्लिंगटन। इसी इस्लिंगटन में कर्नल जेम्स टोड का क्या हुआ,
जन्म हुआ। दूसरा आपसे पूछा जाएगा इनकी मृत्यु। तो साथियों इनकी जो मृत्यु हुई वो ही 18 नवंबर 1835 को, और एक मृत्यु कहाँ हुई, ये भी हुई लंदन में। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि 1899 में बंगाल आर्मी में शामिल हुए। 1799 में ब्रिटिश बंगाल आर्मी में ये शामिल हो गए। 1799 में ये एक कैडेट के रूप में ब्रिटिश बंगाल आर्मी में शामिल हो गए। उसके बाद 1806 में ब्रिटिश आर्मी में काम करते हुए सर्वप्रथम राजस्थान आए। सर्वप्रथम बार राजस्थान आए, राजस्थान आगमन हुआ, और राजस्थान में ये आए कहाँ पर, उदयपुर यानी कि मेवाड़ रियासत में। और वहां मांडलगढ़ गए, और मांडलगढ़ में एक जैन साधु थे, जैन गुरु थे, जिनका नाम था जैन यति ज्ञान चंद्र। जैन यति ज्ञान चंद्र, ये जैन यति ज्ञान चंद्र को अपना गुरु बनाया, और ये वहां उन्होंने इनसे कुछ बातें कुछ ग्रहण की, कुछ शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, और ये चले गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1818 से 1822 तक ये राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट रहे। पॉलिटिकल एजेंट रहे। अब ये पॉलिटिकल एजेंट या फिर दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना एजेंसी के रेजिडेंट रहे। दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना एजेंसी के रेजिडेंट रहे। अब साथ ही जो पॉलिटिकल एजेंट रहे, ये एक तो रहे 8 मार्च 1818 को इनको नियुक्त किया गया मेवाड़ व हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट। 8 मार्च 1818 को इनको नियुक्त किया गया मेवाड़ यानी उदयपुर और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट। फिर क्या हुआ, 3 नवंबर 1819 को इनको नियुक्त किया गया मारवाड़ और सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट। मारवाड़ और सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट भी ये रहे हैं, कब से, 3 नवंबर 1819 तक, 19 से। ठीक है, अब क्या हुआ आगे देखते हैं कि कर्नल जेम्स टोड हैं, कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने क्या किया, 2 पुस्तकें लिखी। 2 क्या लिखी, पुस्तकें। इनकी पहली पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। साथियों, आपको कई जगह ये उल्लेख मिलेगा कई किताबों में कि ये 2 पुस्तक थी या इसका दूसरा नाम था। ये एक्चुअल में है क्या, ये जो पुस्तक है ये 2 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी, 2 भाग थे, क्योंकि इसमें क्या है पृष्ठ संख्या ज्यादा थी, इसलिए 2 भागों में प्रकाशित किया गया। लेकिन इसी का नाम एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है, और इसी का नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है। इसके वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। अब क्या हुआ, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान का इतिहास एवं प्राचीन वस्तुएं, एंटीक्विटीज को कहते हैं प्राचीन वस्तुएं, और एनाल्स का मतलब होता है इतिहास। ठीक है, अब आप देखो
इस किताब का जो नाम है इसमें ही राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरा है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी मध्य एवं पश्चिमी भारत के राजपूत राज्य, या भारत के मध्य और पश्चिमी राजपूत राज्य। ठीक है, ये एक ही किताब के दो नाम हैं। जैसे किसी व्यक्ति के एक से अधिक नाम होते हैं, ठीक है, जैसे अमिताभ बच्चन को अपन बच्चन साहब कह देते हैं, तो क्या बच्चन साहब को दूसरे आदमी थोड़ी हो गए, वही है। ठीक है, आगे समझिए। अब इसके दो पार्ट या दो वॉल्यूम थी। पहला जो भाग है इसका, पहला जो भाग है वो 1829 में प्रकाशित हुआ, और दूसरा भाग है वो 1832 में प्रकाशित हुआ। अभी जो पहला भाग है इसमें किस किस चीज का उल्लेख किया गया है? इसमें सबसे पहले तो उल्लेख किया गया है भौगोलिक विशेषताएं, भौगोलिक विशेषताएं, यानी कि इस पुस्तक में क्या किया गया है कि जो मध्य और पश्चिमी भारत है, यानी राजस्थान और एमपी इसके आसपास का जो क्षेत्र है, उसकी जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, इसमें मेवाड़ के पठार, अरावली पर्वतमाला, थोड़ा सा मरुस्थल, इसका भी वर्णन किया गया है। इसके अलावा मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, इन सभी भौगोलिक विशेषताओं का इसमें वर्णन किया गया है। दूसरा इस पुस्तक में वर्णन मिलता है मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास का इस पुस्तक में डिटेल में यानी विस्तृत वर्णन किया गया है। तीसरा इसमें मिलता है सामंत व्यवस्था या सामंती व्यवस्था, फ्यूडलिज्म, सामंती व्यवस्था। ठीक है, चौथा इसमें जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है वंशावली, जेनियोलॉजी। इस पुस्तक में या इस भाग में 36 वंशों का उल्लेख किया गया है जो राजस्थान और जो उसके आसपास जो मध्य भारत है या वर्तमान मध्य प्रदेश है वहां राज करते थे। ऐसे 36 राजपूत शासकों के वंशों का उल्लेख मिलता है। जो भाग 2 है साथियों, इसमें हमें उल्लेख मिलता है एक तो जैसलमेर के इतिहास का, दूसरा हमें मिलता है मारवाड़ के इतिहास का, तीसरा हमें मिलता है बीकानेर के इतिहास का, चौथा हमें मिलता है जयपुर के इतिहास का, और पांचवा हमें उल्लेख मिलता है किसका? हाड़ौती के इतिहास का। इन रियासतों के इतिहास के बारे में इन्होंने डिटेल में वर्णन किया है। तो ये हमारी जो पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान या सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इस पुस्तक में इन्होंने इस प्रदेश के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। कितने शब्दों का? 3 शब्दों का प्रयोग किया है, 3 नामों का उल्लेख किया है। इसमें पहला नाम है राजस्थान, दूसरा जो नाम है वो है रायथान, और तीसरा नाम है साथियों वो है रजवाड़ा, रजवाड़ा। तो यहां प्रश्न बनता है कि प्रथम व्यक्ति जिसने इस प्रदेश को राजस्थान कहा या राजस्थान कहकर पुकारा वो व्यक्ति थे कर्नल जेम्स टोड। या ऐसे प्रश्न बने कि कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रदेश के लिए निम्न में से किस नाम का उल्लेख नहीं किया? तो ध्यान रखना, राजस्थान किया है, रायथान किया है, रजवाड़ा किया है, राजपुताना का नहीं किया। तो राजपुताना का किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है, अब इसकी जो दूसरी पुस्तक है, पहले इसके बारे में एक चीज और समझ लो। इसमें इनकी जो सहायता की थी, इनकी जो सहायता की थी पुस्तक लिखने में, उस व्यक्ति का नाम है विलियम क्रुक, विलियम क्रुक। इस पुस्तक को लिखने में जो सहायता की थी वो थे विलियम क्रुक। इनकी दूसरी पुस्तक है साथियों 1839 में, इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु हो गई थी 1835 में। 1839 में इनकी पत्नी है, उस पत्नी ने एक पुस्तक प्रकाशित की। पुस्तक का नाम था ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, यानी कि
पश्चिमी भारत की यात्रा, पश्चिमी भारत की यात्रा। जब ये 1822 में यहाँ से गए, राजस्थान से गए, और आपने सुना होगा, आगे हम डिस्कस करेंगे कि चित्तौड़गढ़ से प्राप्त मानमोरी शिलालेख को लेके गए थे और ये मुंबई बंदरगाह से जहाज में लाद के उसको लेके गए थे। जब इधर से जा रहे थे उदयपुर से मुंबई या बॉम्बे प्रेसिडेंसी होते हुए, तो उन्होंने वहां जो जो चीजें देखी उनके बारे में इसमें क्या किया, उल्लेख किया। इस पुस्तक का जो साथियों है वो प्रकाशन करवाया था, प्रकाशन वो इनकी पत्नी थी जूलिया कल्टरबक, जूलिया कल्टरबक। और इस पुस्तक का जो विमोचन किया था, विमोचन वो किया था लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, ये दो बातें आप ध्यान रखना। इसका जो प्रकाशन किया वो उसकी पत्नी जूलिया कल्टरबक ने करवाया और इसका विमोचन लॉर्ड वेलेजली ने किया। ठीक है, अभी जो पुस्तक है, इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने किन किन चीजों का उल्लेख किया है। पहला, उन्होंने इस पुस्तक में अपने अनुभव शेयर किए हैं, अपने अनुभव। उन्होंने जूलिया कल्टरबक को जो जो अपने अनुभव बताए, वो अनुभव का उल्लेख ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में मिलता है। दूसरा, इस पुस्तक में हमें उल्लेख मिलता है राजपूती परंपराओं, राजपूती परंपरा एवं प्रथाएं, राजपूती परंपरा एवं प्रथाएं। तीसरा मिलता है इसमें राजपूती संस्कृति या राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति का उल्लेख मिलता है। एक इसमें राजस्थान के मंदिर, मूर्तियां, त्योहार और स्थापत्य इन सब का उल्लेख मिलता है। अब आपसे पूछे कि ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में किस चीज का उल्लेख मिलता है, तो इन सारी चीजों का उल्लेख मिलता है। ये इतिहास से संबंधित है, ये कल्चर से संबंधित है, इसका आप ध्यान रखना। आगे हम देखते हैं कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने, सबसे पहले आप समझो, ये घोड़े पे सवार होकर राजस्थान में गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे घूमते थे और राजस्थान की कला संस्कृति को देखते थे, स्थापत्य को देखते थे। इसलिए इनका एक उपनाम पड़ गया, उपनाम, वो उपनाम है घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा, आप ये ध्यान रखना कि इन्होंने क्या किया, राजस्थान के इतिहास का वैज्ञानिक पद्धति से सर्वप्रथम लेखन कार्य किया। यानी साइंटिफिक अप्रोच से सबसे पहले राजस्थान का इतिहास का लेखन का कार्य किया वो व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड थे। इसलिए इनको राजस्थान के इतिहास का, राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। अब साथ ही इन्होंने क्या किया, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंती व्यवस्था या फ्यूडलिज्म का विस्तार से वर्णन करने वाले प्रथम इतिहासकार या प्रथम व्यक्ति या प्रथम लेखक। ठीक है, चौथी बात है कि ये इंग्लैंड जब गए तो चित्तौड़गढ़ में जो मानसरोवर झील है उसके किनारे एक मानमोरी शिलालेख प्राप्त हुआ। उस मानमोरी शिलालेख को ये जहाज में लाद के ले जा रहे थे, लेकिन जैसे ही अश्व अक्षांश यानी 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास ये पहुंचे तो वहां पर क्या है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, तो वहां पर क्या है, जहाज डूबने लग जाते हैं उच्च वायुदाब के कारण। इसलिए प्राचीन समय में क्या करते थे, जो जहाज वाले होते थे ये घोड़ों को उठा उठा कर समुद्र में फेंक देते थे। इसलिए 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ जो अक्षांश है इनको अश्व अक्षांश भी कहा जाता है।
जब कर्नल जेम्स टोड मानमोरी शिलालेख को ले जा रहे थे तो जहाज को डूबने से बचाने के लिए मानमोरी शिलालेख को इन्होंने क्या किया, समुद्र में फेंक दिया। तो यहां ध्यान रखना कि चित्तौड़गढ़ से प्राप्त मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया। कब फेंक दिया? जब ये इंग्लैंड जा रहे थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं थोड़ा सा और। अब देखो साथी, इन्होंने कुछ उपमाएं दी हैं, कुछ संज्ञाएं दी हैं। सबसे पहले देखो, इन्होंने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा। अब ये साथी जो ओलंपस पर्वत है, ये ग्रीस यानी यूनान में एजियन सी के किनारे एक ओलंपस पर्वत है। और इस ओलंपस पर्वत के ऊपर जो ग्रीक देवता है, जिसको ओलंपियंस गॉड कहते हैं, वो 12 देवताओं के मंदिर या मूर्तियां लगी हुई हैं। जैसे आपने सुना होगा ज्यूस या मेरा, ठीक है, तो ऐसे 12 देवता हैं। इसी प्रकार से आबू पर्वत के ऊपर भी हिंदू देवताओं के मंदिर हैं, इसलिए आबू पर्वत को इन्होंने क्या कहा, हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो गुरु शिखर है, इस गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा। गुरु शिखर के ऊपर ऋषि दत्तात्रेय का मंदिर है और इसी मंदिर के कारण इस गुरु शिखर को क्या कहा गया, संतों का शिखर कहा। तीसरा इन्होंने क्या किया, जो ऊंट है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज। जिस प्रकार समुद्र में जहाज चलते हैं, उसी प्रकार मरुस्थल में यानी रेगिस्तान में ऊंट चलते रहते हैं, चारों तरफ ऊंट ही ऊंट दिखाई देते हैं, इसलिए ऊंट को क्या कहा, रेगिस्तान का जहाज कहा। इन्होंने क्या किया, जो हल्दी घाटी का युद्ध था, हल्दी घाटी का युद्ध, इसकी तुलना थर्मोपल्ली से की, इसलिए हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। इन्होंने दिवेर की तुलना की। इन्होंने जो दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, तो दिवेर को इन्होंने मेवाड़ का मैराथन कहा। मैराथन। अब साथियों, यहां आप थोड़ा सा यूनान की तरफ देखो। इस प्रकार राजस्थान में उस समय 19 रियासतें थी, ऐसे यूनान में भी कई रियासतें थी, लगभग 13 रियासत थी। इनमें एक रियासत थी जिसका नाम है मैसेडोनिया, और मैसेडोनिया को मकदूनिया भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक रियासत थी स्पार्टा। अब स्पार्टा के जो शासक थे वो थे लियोनाइडस। ये स्पार्टा के शासक थे। और फारस ने यानी पर्शिया ने, वर्तमान जो ईरान है उसको पहले पर्शिया या फारस कहते थे, पर्शिया के शासक थे जिरेक्सस प्रथम। इन्होंने 480 BCE यानी कि ईसा पूर्व कहां पर, स्पार्टा या यूनान पे आक्रमण किया। और थर्मोपल्ली एक तंग दर्रा है, एक पास है दर्रा जो दो पहाड़ों के बीच में होता है। जैसे हल्दी घाटी एक दर्रा है, ऐसे एक थर्मोपल्ली एक दर्रा है, वहां उस दर्रे में युद्ध हुआ। ठीक है, इसलिए बिल्कुल ऐसा ही यहाँ हुआ हल्दी घाटी का युद्ध, इसलिए इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा गया। अब यहाँ क्या है, पर्शिया के इसके जो जिरेक्सस के पिता है दारा प्रथम या डेरियस फर्स्ट, इन्होंने भी आक्रमण किया था। और एक युद्ध हुआ था कब, 490 BCE यानी कि ईसा पूर्व में। इससे 10 साल पहले एक युद्ध हुआ था, डेरियस फर्स्ट ने या दारा प्रथम ने आक्रमण किया यूनान पे, और ये युद्ध हुआ था मैराथन के मैदान में। ठीक है, जैसे अपना हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ये तो हुआ दर्रे में, और दिवेर थोड़ा चौड़ा मैदान था हल्दी घाटी की तुलना में। ठीक है, तो जो
दिवेर में हुआ उसकी तुलना तो किससे कर दी, मैराथन से। और जो हल्दी घाटी का हुआ उसकी तुलना किससे कर दी, थर्मोपल्ली से, थर्मोपल्ली। ठीक है, ये दोनों चीज आप ध्यान रखना, हल्दी घाटी का युद्ध और दिवेर का युद्ध। हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा गया। नेक्स्ट आप ध्यान से समझो, एक कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ का जो किला है, कुंभलगढ़ किला, इस कुंभलगढ़ किले की जो तुलना है वो की गई किससे, एट्रुस्कन, एट्रुस्कन दुर्ग से। अब ये एट्रुस्कन दुर्ग है, ये है कहां पर, ये है इटली में। कहां है, इटली में। एट्रुस्कन सिविलाइजेशन या सभ्यता का नाम आपने सुना होगा। वहां जो दुर्ग है, उस दुर्ग की जो दीवारें हैं वो चौड़ी चौड़ी हैं, बिल्कुल ऐसे ही जो दुर्ग है कुंभलगढ़, इसकी दीवारें भी क्या है, चौड़ी है, और इसलिए इसकी तुलना किससे कर दी, एट्रुस्कन दुर्ग से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इन्होंने राजपूत योद्धाओं को लियोनाइडस कहा, लियोनाइडस कहा, यानी प्रत्येक राजपूत योद्धा को क्या कहा गया, लियोनाइडस, कि ये राजपूत योद्धा हैं, ये बिल्कुल लियोनाइडस की तरह लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस कहा, राठौड़ों का यूलिसेस। साथ ही यूलिसेस जो है वो ग्रीस या जो यूनान है वहां के एक प्रसिद्ध योद्धा नायक हुए हैं। एक होमर नाम के विद्वान हुए हैं। होमर ने एक बुक लिखी थी ओडिसी। ओडिसी एक कविता संग्रह है, उसमें इस यूलिसेस का उल्लेख किया गया है, और यूलिसेस एक युद्ध नायक है। ठीक है, उसी प्रकार इन्होंने यूलिसेस, दुर्गादास राठौड़ को क्या कह दिया, राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। तो इतना आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे हम देखते हैं, कर्नल जेम्स टोड के बाद हम देखते हैं 1913 में आ जाओ। एक हुआ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारत का भाषाई सर्वेक्षण। और ये सर्वे किया गया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। किसके द्वारा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। ये सर्वे हुआ साथियों 1903 से 1928 के मध्य, यानी कि ये सर्वे चला कुल 25 साल। ठीक है, इस सर्वे के तहत भारत के कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, इसका एक डिटेल में सर्वे किया गया। और इस सर्वे में क्या हुआ, 11 तो वॉल्यूम प्रकाशित हुए, यानी इसके क्या थे, 11 वॉल्यूम, 11 क्या थे, वॉल्यूम। इस सर्वे के 19 पार्ट थे, 19 क्या थे, भाग थे। इस सर्वे में 8000 पेज हैं, 8000 पेज हैं। अब इस सर्वे में साथियों 189 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, भारत की 189 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और 544 बोलियों का उल्लेख किया गया है। 544 क्या बोलियां, उनका उल्लेख किया गया है। इस सर्वेक्षण के जो वॉल्यूम 6 है, इसका प्रकाशन हुआ 1913 में। और इस वॉल्यूम 6 में राजस्थानी व गुजराती भाषा का उल्लेख किया गया है। यानी कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया यह भारत का भाषाई सर्वेक्षण है, जिसको जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा कंडक्ट किया गया 1903 से 1928 तक, 25 साल चला ये। इसमें 11 वॉल्यूम, 19 भाग, 8000 पेज प्रकाशित किए गए, जिसमें 189 भाषा और 544 बोलियों का उल्लेख किया गया है संपूर्ण भारत की।
अब इसमें जो वॉल्यूम 6 है जिसका प्रकाशन 1913 में किया गया, इस वॉल्यूम 6 में राजस्थानी व गुजराती भाषा का उल्लेख मिलता है। तो साथ ही ये प्रथम डॉक्यूमेंट है, प्रथम सरकारी दस्तावेज है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, प्रथम सरकारी दस्तावेज है जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। यहाँ भाषा के लिए कि राजस्थानी भाषा इस क्षेत्र में बोली जाती है, तो ऐसा उल्लेख कहाँ मिलता है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। ये ब्रिटिश भारत का यानी कि प्रथम सरकारी दस्तावेज है, प्रथम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं 1917 में, 1917 में जब बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था, इसमें जो विजय सिंह पथिक है, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान एक लोकगीत गाया, और ये लोकगीत वहां के किसानों को प्रेरित करने के लिए गाया था। इस लोकगीत में इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है एज ए स्टेट। ठीक है, आगे हम देखते हैं 9 सितंबर 1946 को उदयपुर में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, यानी कि ये राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद है, ये क्या थी, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की प्रांतीय इकाई थी। इसका जो सम्मेलन है, प्रांतीय सम्मेलन, वो उदयपुर में आयोजित हुआ कब, 9 सितंबर 1946 को। और इस सम्मेलन के जो मुख्य अतिथि थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने क्या किया, जब यहाँ इस सम्मेलन में आए तो अपने संबोधन में जब उन्होंने भाषण दिया, इस प्रदेश को राजस्थान कहकर पुकारा। ठीक है, और ये घटना घटी कर्नल जेम्स टोड के यानी 1829 के 117 साल बाद। ठीक है, आगे देखिए कि जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, एकीकरण का जो दूसरा चरण था, सेकंड जो फेज था, ये हुआ 25 मार्च 1948 को। और 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ बना, राजस्थान संघ है, इसका निर्माण हुआ। यह प्रथम राजस्थान शब्द का एक संगठनात्मक रूप से प्रथम प्रयोग है, यानी संगठनात्मक रूप से राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ के रूप में हुआ। अब आगे देखो कि जो एकीकरण का जो पांचवा चरण है, ये पांचवा चरण हुआ 30 मार्च 1949 को। और इस समय क्या बना, संयुक्त वृहत राजस्थान या बृहत्तर राजस्थान। और संयुक्त बृहत्तर राजस्थान जो बना पांचवें चरण में, इसमें जो राजधानी बनी थी, राजधानी वो तो जयपुर, और जो इसके राज प्रमुख बनाए गए सवाई मानसिंह द्वितीय। ठीक है, और ये प्रथम राजस्थान का एक राज्य इकाई के रूप में, राज्य
राज्य इकाई के रूप में राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग एकीकरण के 5वें चरण में 30 मार्च 1949 को किया गया। अब आगे देखिए, एकीकरण का छठा चरण। अभी तो छठा चरण हुआ साथियों, ये हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब देश का संविधान लागू हुआ और संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में राज्यों की 4 श्रेणियां थी, ए बी सी और डी। अब इन 4 श्रेणियों में कौन कौन से थे? ए श्रेणी में वो राज्य थे जिन पे पहले सीधा ब्रिटिश शासन था। बी श्रेणी में वो राज्य थे जिनका निर्माण रियासतों के एकीकरण से किया गया था। सी श्रेणी में थे केंद्र शासित प्रदेश और डी श्रेणी में थे अर्जित प्रदेश। इसमें सिर्फ एक ही राज्य था जिसका नाम है अंडमान निकोबार। तो प्रारंभ में राजस्थान बी श्रेणी में शामिल था और बी श्रेणी को व श्रेणी या ख श्रेणी भी कहते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? 26 जनवरी 1950, यानी संविधान में राजस्थान शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? 26 जनवरी 1950। एक राज्य इकाई के रूप में सबसे पहले इसे बी श्रेणी में शामिल किया गया और एकीकरण के कौन से चरण की बात है? ये छठे चरण की बात है। इसके बाद क्या हुआ? एकीकरण का जो 7वां चरण हुआ, 7वां चरण यानी कि 1 नवंबर 1956। इस 7वें चरण में क्या हुआ? सबसे पहले आप समझो, एक फजल अली आयोग बना, फजल अली आयोग। इसी को राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, इस राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग की जो सिफारिश आई, उसके तहत क्या किया गया? 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में और ये लागू हुआ 1 नवंबर 1956 को। इसके तहत जो राज्यों की 4 श्रेणी थी, ए बी सी डी श्रेणी है, इनको समाप्त कर दिया गया और जो राजस्थान है वो प्रथम श्रेणी का राज्य बना। कब? एकीकरण के 7वें चरण में। और ये चरण कब लागू हुआ? 1 नवंबर 1956, यानी कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो चुका। एकीकरण तो क्या हो गया? पूर्ण हो चुका था। ठीक है, तो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो हमें कब प्राप्त होता है? 1 नवंबर 1956। किसी और वीडियो में जब हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे तो इन बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ राजस्थान का नामकरण डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी बात आपसे पूछे कि राजस्थान का एकीकरण पूरा कब हुआ? 7वें चरण में। दूसरी बात यह है कि राजस्थान को वर्तमान स्वरूप कब प्राप्त हुआ? वर्तमान स्वरूप तो वो भी एकीकरण के 7वें चरण में। इस तरह से आप देखते हैं कि जो 30 मार्च है, एकीकरण का जो 5वां चरण था 30 मार्च 1949, तो प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस। और 1 नवंबर को क्या है? राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, स्थापना दिवस। तो साथियों, इस तरह से हमने राजस्थान का जो एकीकरण है उसको पूरे डिटेल में डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपके आने वाले एग्जाम्स में ये काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में भी हम डिटेल में ऐसे चीजों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।